हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स चैप्टर का लेक्चर 17 देखेंगे। इसमें मैं आपको ईथर्स की दो चीज़ें पढ़ाने वाली हूँ। फर्स्ट है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में सबसे पहली चीज़ हमें पता होना चाहिए कि आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होना चाहिए, बट उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होनी चाहिए। उसे हम आइसोमर्स बुलाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, कंपाउंड्स, आइसोमर की डेफिनेशन वो ऐसा बताते हैं, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। पर ये डेफिनेशन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की होती है, आइसोमर्स की नहीं। तो अभी ये हो गया आइसोमर का डेफिनेशन। अब ईथर्स जो होते हैं वो तीन टाइप के आइसोमर्स शो करते हैं। एक होते हैं चेन आइसोमर्स, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, ये एक टाइप होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर का। चेन आइसोमर्स जो होते हैं, इसका मतलब क्या होता है? When there are changes in the chain of carbon, it is termed as chain isomers. मैंने वो क्या बताया आपको? When there are changes in the chain of carbon, it is called as chain isomers. Let's see the examples for chain isomers. Examples क्या होंगे? जैसे example ले लिया CH3O, CH2, 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 CH3। ये क्या है? मिथॉक्सी ब्यूटेन है। इसका चेन आइसोमर क्या बनेगा? CH3O, CH, CH3, CH2, CH3। देखिए इस साइड पर पहले एक कार्बन थे और इस साइड पे चार कार्बन, यहाँ पर भी एक कार्बन और चार कार्बन ही है, बस हमने कार्बन की चेन को चेंज कर दिया है। तो ये कंपाउंड क्या है? मिथॉक्सी ब्यूटेन है। और ये कंपाउंड क्या है? 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन है, क्योंकि इसके टाइम पे नंबरिंग ऐसी करनी पड़ेगी हमें। तो ये 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन है। समझ में आया? फिर चेन आइसोमर्स क्या होते हैं? अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो है फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स का मतलब क्या होता है? ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट उनके फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं, उन्हें हम फंक्शनल आइसोमर्स बुलाते हैं। एक चीज याद रखिएगा बच्चों, बहुत सिंपल होता है फंक्शनल आइसोमर डिटेक्ट करना। हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं वो फंक्शनल आइसोमर्स के कॉम्बिनेशन है। जैसे एग्जांपल लेती हूँ, अल्कोहल्स एंड ईथर्स। तो अल्कोहल्स के फंक्शनल आइसोमर कौन होते हैं? ईथर्स। और ईथर्स के फंक्शनल आइसोमर कौन होते हैं? अल्कोहल्स। फिनॉल्स नहीं हो सकते, फिनॉल में तो बेंजीन रिंग होती है। अल्कोहल में बेंजीन रिंग होती है क्या? नहीं होती है। तो अल्कोहल, अगर हमने फिनॉल लिया तो फिनॉल के साथ में फिर एरोमेटिक कंपाउंड ही लेना पड़ेगा, बट अभी हम अल्कोहल ले रहे हैं तो अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर कौन होता है? ईथर। वैसे ही सेम एल्डिहाइड्स का फंक्शनल आइसोमर कौन होता है? कीटोन्स। और कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फंक्शनल आइसोमर कौन होता है? ईस्टर्स। और अमाइंस खुद ही प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी जो होते हैं वो फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। ठीक, अब ये जो इसका एक एग्जांपल बता देती हूँ। इसमें क्या होगा? CH3, CH2O, CH3 ऐसा कंपाउंड बना है। ये ईथर है। अब इसका मुझे अगर फंक्शनल आइसोमर बनाना है तो क्या बनेगा? अल्कोहल, CH3, CH2, CH2OH। देखो इसमें 3 कार्बन और 1 ऑक्सीजन था, यहाँ पर भी 3 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है। ये क्या है? मिथॉक्सी इथेन है। और ये क्या है? प्रोपेनॉल है। तो ये दोनों क्या हो गए? फंक्शनल आइसोमर है। समझा? अब नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट, जिसपे बहुत बार क्वेश्चन आता है, वो है मेटामर्स। ईथर्स जो है वो मेटामर्स भी फॉर्म करते हैं। मेटामर्स का मतलब क्या होता है? मेटामर्स एक स्पेशल टाइप के पोजीशन आइसोमर्स होते हैं। स्पेशल टाइप के, क्या बताया मैंने आपको? पोजीशन आइसोमर्स होते हैं। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अक्रॉस द फंक्शनल ग्रुप चेंज होते हैं। एग्जांपल लेती हूँ, CH3O, CH2, CH2, CH3। अब देखिए इसमें इस फंक्शनल ग्रुप के अक्रॉस यहाँ पर एक कार्बन है और यहाँ पर कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। अगर मैं इसका मेटामर बनाऊं तो कैसे बनेगा? CH3, CH2O, CH2, CH3। अब देखो यहाँ पर कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। और इस साइड कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। चेंज कर दिए मैंने, मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जब चेंज होते हैं अक्रॉस द फंक्शनल ग्रुप, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? मेटामर्स। एंड द फिनोमेना इज टर्म्ड एज व्हाट? मेटामेरिज्म। तो आपको समझ में आया आइसोमर्स ईथर्स के? एक बार फिर से शॉर्ट में रिवाइज कर देती हूँ। आइसोमर्स, 3 टाइप के आइसोमर्स शो करते हैं ईथर्स: चेन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर्स और मेटामर्स। चेन आइसोमर में कार्बन की चेन में चेंजेस होते हैं और फंक्शनल आइसोमर्स में फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है। ईथर के फंक्शनल आइसोमर्स अल्कोहल्स होते हैं। और मेटामेरिज्म में क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अक्रॉस द फंक्शनल ग्रुप चेंज होते हैं। तो मेटामर्स जो है वो बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ कंपाउंड्स ही शो करते हैं, जैसे ईथर्स हो गए, कीटोन्स हो गए, अमाइंस हो गए और ईस्टर्स। बस यही लोग
शो करते हैं, और आइसोसाइनाइड्स। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम नेक्स्ट देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम पढ़ते हैं हमेशा वो है स्टेट। ईथर्स में जो इसके फर्स्ट 2 मेंबर्स होते हैं वो गैसियस स्टेट में होते हैं। तो फर्स्ट 2 मेंबर्स कौन है बेटा? CH3OCH3 दैट इज डाइमिथिल ईथर, और एक और CH3OC2H5 इथिल मिथिल ईथर। ये दोनों ही कौन से स्टेट में होते हैं? गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। और इसके जो हायर मेंबर्स होते हैं वो लिक्विड स्टेट में होते हैं, एंड दे आर प्लीजेंट स्मेलिंग लिक्विड। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट जो हमें पढ़ना है वो है उनका बॉइलिंग पॉइंट। ईथर्स का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। अब क्यों कम होता है? अब इसका एक आप प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं। ईथर अगर हमने एक प्लेट में लिया और रात भर के लिए ऐसे ही रख दिया तो वो वेपराइज हो जाता है खुद ही, बिना हीट किए वो वेपराइज हो जाता है। जैसे पेट्रोल इवापोरेट हो जाता है बिना हीट किए, वैसे ही सेम ईथर भी इवापोरेट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते हैं, इसीलिए होता है। सो the ether shows very low boiling point as अगर हम इसे अल्कोहल से कंपेयर करें तो बहुत ही कम होता है, क्योंकि अल्कोहल्स तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत ही हाई होता है। तो और जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो फिर ईथर्स जो है डू नॉट फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, सो दे शोज लो बॉइलिंग पॉइंट। अगर मैं अल्कोहल और ईथर में कंपेयर करूंगी तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहने वाला है? अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। और अगर हम इसे हाइड्रोकार्बन से भी कंपेयर करेंगे तब भी ईथर्स का बॉइलिंग पॉइंट कम ही रहेगा एज कंपेयर टू अल्कोहल, अगर मैं आइसोमेरिक की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गई 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज। लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मीन्स ईथर्स आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर। तो फिर यहाँ पर क्या होंगे? ईथर्स आर मिसिबल विद वाटर, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? दे आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। अब एक और चीज है जो हमें पढ़ना है वो है डायपोल मोमेंट। इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछते हैं ईथर्स के केस में, इसीलिए ये एक स्पेशल फिजिकल प्रॉपर्टी हम ईथर्स में ही सिर्फ पढ़ते हैं। बाकी इसमें कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तो हमें वहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब डायपोल मोमेंट क्या होता है ये हमने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में लास्ट ईयर यानी कि 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। अब डायपोल मोमेंट पे क्वेश्चन क्या आता है बस हम वही ले लेते हैं डायरेक्टली। वो पूछते हैं, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन रहता है कि व्हाट इज द डायपोल मोमेंट ऑफ डायमिथिल ईथर, या फिर व्हाट इज द डायपोल मोमेंट ऑफ डाईइथिल ईथर। तो आपको सिर्फ ये दोनों डायपोल मोमेंट याद करने हैं बेटा। तो डायमिथिल ईथर का क्या होता है? डायमिथिल ईथर, डायमिथिल डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है? डी बाय। तो डायमिथिल ईथर का यूनिट डायपोल मोमेंट होता है 1.3 डी, और डाईइथिल ईथर का डायपोल मोमेंट होता है 1.18 डी बाय। अब इस कंपाउंड के फंक्शन स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ईथर जो होते हैं ये क्या है? डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर है। डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर इन्हें वाटर कैसा रहता है? देखो ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। इसमें जो ये ऑक्सीजन है ये क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, अब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और इसका शेप कैसा होता है? बेंड शेप या फिर एंगुलर शेप का होता है ये। ईथर्स भी सेम ऐसे ही स्ट्रक्चर होते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ईथर हम ऐसे लिखते हैं तो इसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। नहीं, इसका भी सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। ऑक्सीजन सेंटर में होता है और दोनों साइड पर CH3 ग्रुप, एक एग्जांपल लिया मैंने, CH3 ग्रुप लगा होता है, या फिर आप R ग्रुप भी लगा के देख सकते हैं। अभी R ग्रुप लगा होता है। अब ये ऐसे ही क्यों होते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर्स ऑन दिस ऑक्सीजन। यहाँ पर भी ऑक्सीजन जो है वो क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही है। अब ये जो इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है आपको याद है क्या? वाटर में बॉन्ड एंगल कितना होता है? वाटर का बॉन्ड एंगल कितना होता है?
वाटर का बॉन्ड एंगल कितना होता है 104.5 डिग्रीज। सेम वैसे ही ईथर का भी हमें लगेगा कि उतना ही होगा, बट ऐसा नहीं होता है। हाइड्रोजन्स जो होते हैं इनके ऊपर एक भी लोन पेयर नहीं होता है, इसीलिए इसका बॉन्ड एंगल 104 है। बट CH3 जो है ये बल्की ग्रुप है और इनका साइज भी बड़ा है, इसीलिए उनके बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है। अब रिपल्शन होगा तो इनका बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज होगा, तो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 111 डिग्रीज होता है। ठीक है, समझ गया अभी आपको? तो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज क्लास। थैंक यू।